आज हम गुटनिरपेक्षता का जो टॉपिक है उसको समाप्त करेंगे और बस नूतन प्रवृत्तियां जो हैं इस आंदोलन की वो करेंगे और इस आंदोलन की जो प्रासंगिकता है उसको बता के आपको ये टॉपिक ख़त्म करेंगे। तो जो नूतन प्रवृत्तियां हैं और गतिशीलता है गुटनिरपेक्षता के आंदोलन में वो क्या है, यानी देखा गया है कि समय के साथ अधिकाधिक सक्रिय, गतिशील और व्यावहारिक बनती जा रही है गुटनिरपेक्षता की नीति। पहली बात तो यह है कि पहले यह समझा जाता था कि यदि गुटनिरपेक्ष राष्ट्र जो हैं वो किसी महाशक्ति से उनके नज़दीकी संबंध हैं तो वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य नहीं बन सकते। लेकिन अब इस बात को संभव माने जाने लगा है कि यदि किसी राष्ट्र के सोवियत रूस, चीन अथवा अमेरिका के साथ विशेष संबंध हैं तो भी वह गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बन सकता है यदि उसकी स्वतंत्र विदेश नीति हो, यानी यदि वह स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण कर रहा हो तो वह गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बन सकता है। और भारत सोवियत मैत्री जो है उसको इसी संदर्भ में देखना चाहिए। दूसरी प्रमुख बात जो है वो यह है कि पहले ये समझा जाता था कि यदि कोई देश सैनिक गुटों से संबद्ध है, यानी किसी सैनिक गुट का सदस्य है, तो वो गुटनिरपेक्ष नहीं कहलाता था। लेकिन अब नूतन प्रवृत्ति यह है कि लैटिन अमेरिका के अनेक देश रियो संधि से जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान और पुर्तगाल जैसे देश भी सैनिक संधि से जुड़े हुए हैं। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में वो सभी शामिल हैं और इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। तीसरी प्रमुख बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों से गुटनिरपेक्ष देशों के कई औपचारिक संगठन अस्तित्व में आते दिखलाई दे रहे हैं और यह महसूस किया जा रहा है कि बिना किसी औपचारिक संस्थागत संगठन के गुटनिरपेक्ष देश विश्व राजनीति में संगठित होकर कोई कार्य नहीं कर सकते। लुसाका और कोलंबो शिखर सम्मेलन में यह मांग की गई थी कि गुटनिरपेक्ष देशों का स्थायी सचिवालय हो, लेकिन आज तक इस प्रकार का कोई सचिवालय जो है वो अस्तित्व में नहीं आया है। लेकिन औपचारिक संगठन ज़रूर अस्तित्व में आए हैं। कौन से हैं वो औपचारिक संगठन? दो प्रकार के। पहला है समन्वय ब्यूरो और दूसरा है सम्मेलन। और सम्मेलन के भी दो प्रकार हैं। पहला है गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन और दूसरा है शिखर सम्मेलन। तो समन्वय ब्यूरो को गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कार्यकारी भुजा समझा जाता है और इसका स्वरूप एक तैयारी समिति की भांति है जो शिखर सम्मेलन के लिए मसविदे यानी एजेंडा जो है वो तैयार करता है। अब एक और बात जो है कि आजकल गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है वो नव उपनिवेशवादी प्रवृत्तियों का पर्दाफाश करने में रत है, यानी जो आर्थिक रूप से किसी गरीब या कमज़ोर राष्ट्र को अपने अधीन बना लेते हैं विकसित राष्ट्र, उनको उनका पर्दाफाश करने में जुट गए हैं गुटनिरपेक्ष देश। और पांचवी प्रमुख बात है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन से आर्थिक आंदोलन का रूप धारण करता जा रहा है, यानी अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की बात और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग ये पुरजोर कोशिश कर रहा है इसको प्राप्त करने की। गुटनिरपेक्षता की नीति में पारस्परिक आर्थिक सहयोग के तत्व पर विशेष बल दिया जाने लगा है। और अब हम आते हैं इसकी प्रासंगिकता पर, यानी कि विश्व शीत युद्ध के ख़त्म होने के बाद भी क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता आज भी है? ये प्रश्न अमूमन कई लोग पूछ लेते हैं और इस पर काफ़ी डिस्कशंस भी हो चुके हैं। तो इसकी प्रासंगिकता को लेकर हम कुछ आपको पॉइंट्स बता रहे हैं। शुरू में अमेरिका के विदेश मंत्री कोंडालीज़ा राइस ने भी 27 जून 2007 को भारत अमेरिकी व्यापार सम्मेलन के अवसर पर इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठाया था
और उन्होंने कहा था कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अब भी गुटनिरपेक्षता की बात करते हैं और हो सकता है कि शीत युद्ध के दिनों में उसका कुछ मतलब भी रहा हो, क्योंकि तब दुनिया जो है वो दो खेमों में बटी हुई थी। तो वो ये पूछना चाह रही थी कि जब हर संस्कृति, हर नस्ल और धर्म के लोग राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता को गले लगा रहे हैं तो गुटनिरपेक्षता की क्या प्रासंगिकता है। तो इसकी प्रासंगिकता मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो पहली प्रासंगिकता तो इसकी यह है कि ये सभी दो देश जो हैं एक मंच से नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की पुरजोर मांग उठा रहे हैं, जो कि आज महती आवश्यकता है विश्व की, क्योंकि यदि इनको नई आर्थिक व्यवस्था अगर नहीं मिली तो ये देश जो हैं वो पिछड़ जाएंगे और आर्थिक रूप से कभी भी संपन्न नहीं हो पाएंगे। दूसरा जो इनका ध्येय है यानी प्रासंगिकता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, वह है आणविक निरस्त्रीकरण के लिए दबाव डालना। यानी जो भी देश, विकसित देश आणविक हथियारों का जखीरा जमा कर रहे हैं उनके ऊपर ये एक दबाव डालें कि वो अपने हथियारों के जखीरे को ख़त्म करें, उसको कम करें और विश्व को आणविक हथियारों का एक भंडार न बनाएं, क्योंकि इससे अशांति उत्पन्न होती है, इम्बैलेंस उत्पन्न होता है। फिर दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहन मिलता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन से, क्योंकि आपस में जो बातचीत है उसके लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण मंच है और यहाँ पर सभी विकासशील देश अपनी अपनी समस्याओं के ऊपर विचार कर सकते हैं, उनका हल ढूंढ सकते हैं और सुलझा सकते हैं अपनी समस्याएं। एक और जो प्रासंगिक बात है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में, वह है एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अमेरिका की दादागिरी का विरोध करना। यानी एक समय में अमेरिका अपने आप को सर्वशक्तिशाली देश मानता था, तो ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए एक बैलेंसर के रूप में गुटनिरपेक्ष देश जो हैं वो कार्य करेंगे। फिर विकसित और विकासशील देशों के बीच उचित संवाद हो, यानी उत्तर दक्षिण संवाद को बढ़ावा देना, यानी विकासशील देश और विकसित देश आपस में जो अपनी समस्याएं हैं उनको सुलझाएं, उनके ऊपर विचार करें इत्यादि। तो उसके लिए भी यह एक बहुत महत्वपूर्ण मंच सिद्ध हुआ है। और अच्छी एक और महत्वपूर्ण जो बात इसकी प्रासंगिकता में हम शामिल कर सकते हैं वह है कि जो इन विकासशील राष्ट्रों में जो संपन्न राष्ट्र हैं, यानी जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, और जो विकसित राष्ट्र हैं वो कम विकसित राष्ट्रों की मदद करें, यानी उनको लोन दें, उनको तकनीक दें और इस तरीके से उनके विकास में सहायक सिद्ध हों। फिर नव उपनिवेशवाद जो है उसका विरोध, यानी नव औपनिवेशिक शोषण का विरोध इस मंच से किया जा सकता है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह है संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन के लिए दबाव डाला जाए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों द्वारा, ताकि वीटो परिषद की सदस्यता में बढ़ोतरी हो सके और महासभा को और अधिक अधिकार मिल सकें। यानी मोटे रूप से हम ये कह सकते हैं कि विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने की दिशा में यह एक ठोस कदम है और इस आंदोलन का अस्तित्व अधिक समय तक नहीं रह पाएगा, विशेषकर ऐसे में जबकि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद इसके सामने कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं रह गया है। तो यदि हम इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसको समय दें और इसका आगे बढ़ाएं तो यह पूरे विश्व के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। थैंक यू गर्ल्स।